So hey guys, welcome back to our channel and today I am presenting a brand new series called Martial God असुरा। और ये कहानी हमारे मेन हीरो चू फैंग की होने वाली है जिसको एक असुरा गॉड की पावर मिल जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस द्वारा ये बताया जाता है कि अब इस धरती के ऊपर डिवाइन थंडर ने जन्म ले लिया है। ये कहा जाता है कि जो भी बच्चे इस दुनिया में जन्म लेते हैं वो सभी के सभी डिवाइन थंडर से इंटीग्रेटेड होते हैं, तब जाकर उनको मिलती है होली बॉडी जिससे कि वो बन सकते हैं सुप्रीम गॉड। इसके बाद अब हमें जो कॉन्टिनेंट के जियांग क्लेन को दिखाया जाता है जहाँ के लोगों ने इस बात को पहले ही प्रोडिक्ट कर लिया था कि डिवाइन थंडर वाला वॉरियर बहुत ही जल्द उनके सामने आएगा जो कि अपनी मातृभूमि की सेवा करेगा जिससे कि जियांग डायनेस्टी और भी ज्यादा विकसित होगी। उसके बारे में कहा जाता है कि उस वॉरियर को कोई भी रियासत छुपा नहीं सकती क्योंकि डिवाइन थंडर का वॉरियर समय आने पर सबके सामने आ ही जाएगा। जो भी उसको ढूंढ कर निकालेगा उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन जो भी उसको छुपाने की कोशिश करेगा उसको मार दिया जाएगा क्योंकि अब उसकी खोज में कुछ सिपाही भी निकल चुके होते हैं। इसके बाद हमें जियांग क्लेन के चू मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब अपने घर से बाहर निकल रहा था हमारा मेन हीरो और उसका नाम होता है चू फैंग। लेकिन वो जैसे अपने घर से निकलने वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसके पीछे से फादर आ जाते हैं। मिस्टर चू युवान उससे ये कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ से अपने कजिन्स के साथ में बाहर निकलना चाहिए, लेकिन उसके जो कजिन्स होते हैं वो तो उसको कुछ भी समझते ही नहीं थे। चू फैंग अब यहाँ से जाने वाला होता है अजूरे ड्रैगन सेक्ट में और इसी वजह से मिस्टर चू युआन को ये भरोसा नहीं होता कि चू फैंग उसमें सिलेक्ट हो भी पाएगा। वो उससे ये कहते हैं कि कल मैं तुम्हारे लिए कोई एक जॉब ढूंढ दूंगा जिससे कि तुम एक चैन की जिंदगी जी सको। लेकिन चू फैंग अपने डैड से ये कहकर चला जाता है कि अब मैं कभी भी यहाँ पर वापस लौट कर नहीं आऊंगा। इसके बाद अब हमें चू फैंग को जंगल के बीच से होकर जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर तभी उसको अचानक से ही अपनी बॉडी में कुछ अजीब सी पावर फील होने लगी थी जिसके फिर अगले ही पल उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक डिवाइन थंडर की स्ट्राइक होती है और इस स्ट्राइक की वजह से चू फैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और साथ ही साथ वो यहाँ पर बेहोश भी हो जाता है। इसके बाद फिर चू फैंग को वो सारे के सारे लम्हे याद आने लगे थे कि उसको किस तरीके से उसी की फैमिली में ही बुली किया जाता था, लेकिन अब उसके पास में आ चुकी होती है डिवाइन थंडर की पावर। और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है अजूरे ड्रैगन सेक्ट को जहाँ पर चू फैमिली का चू चैंग नाम का लड़का न्यू स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठा हुआ था जहाँ पर तभी भागते हुए पहुंच जाता है चू फैंग। लेकिन चू चैंग यहाँ पर चू फैंग से कहता है कि मैं तुम्हें अजूरे ड्रैगन सेक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं दूंगा और वो तुरंत ही यहाँ से अपने भाई चू जैन को लेकर जाने भी लगता है। जैसे कि चू फैंग उसको रोकने की कोशिश करता है तो चू चैंग उसको यहाँ पर मारने भी लगा था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चू फैंग इस अकेडमी में ज्वाइन हो। और फिर तभी हमें यहाँ पर आते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जिनका असल में नाम होता है एल्डर शू रो। और वो चू चैंग से ये कहती हैं कि तुम्हें ये कोई भी हक नहीं है कि तुम किसी भी स्टूडेंट को अंदर आने से मना करो या उसको बुली करो, उसे अंदर आने दो, सारी चीजों का निर्णय वहीं पर हो जाएगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर अजूरे ड्रैगन सेक्ट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी शुरू होने वाला था जहाँ पर हम इन चीजों के बारे में बताता हुआ देखते हैं गोंग लुयू नाम के बंदे को और वो ये कहता है कि इस एग्जामिनेशन में सभी स्टूडेंट्स को गेट से एंटर करना होगा। जो भी सूर्यास्त होने से पहले बाहर निकल आएगा वो अजूरे ड्रैगन सेक्ट में ज्वाइन होने के साथ साथ यहाँ का इनर डिसाइपल भी बन जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो टॉप 3 डिसाइपल्स होंगे उनको इनाम भी दिए जाएंगे। जो चीज सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तेजी के साथ में ड्रैगन सेक्ट के अंदर एंटर भी करने लगे थे। लेकिन इस ड्रैगन सेक्ट के अंदर जाकर जल्द से जल्द बाहर निकल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि सारे के सारे डिसाइपल्स इसी में ही भटकते रहते हैं कि उन्हें आखिर किस रास्ते पर जाना चाहिए। लेकिन चू फैंग को तो कोई एक अजीब सी स्पिरिट रास्ता दिखा रही थी जिस पर पहले तो उसको यकीन नहीं होता, लेकिन वो जैसे जैसे करके उसकी बात को मानना शुरू करता है तो वो बहुत ही जल्द अजूरे ड्रैगन सेक्ट के सेंटर में भी पहुंच जाता है जहाँ पर उसको अपने सामने रखे हुए 2 ट्रीजर्स भी नजर आते हैं। लेकिन वो जैसे ही उनको उठाता है तो अचानक से ही उसके सामने बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा संख्या में मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो चू फैंग के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिए थे। जैसे कि वो सबसे पहले अपने आप को उन मॉन्स्टर के अटैक से बचाने की कोशिश करता है। बाहर की तरफ खड़े हुए एक मास्टर के द्वारा हमें यह पता चलता है कि उसके अंदर टोटल 40 मॉन्स्टर्स को छोड़ा गया था क्योंकि लास्ट टाइम तो लुयन ने अकेले ही 30 मॉन्स्टर्स को हराया था। चू फैंग जब उन मॉन्स्टर्स से काफी बुरी तरीके से पिटने लगा था फिर अचानक से उसके अंदर का जुनून जागता है और वो उनका सामना भी करने लगा था क्योंकि उसे याद होता है कि उसके पिता को भी उस पर पूरा पूरा भरोसा है, इसीलिए वो किसी भी ऐसे बीस्ट से तो हार ही नहीं सकता। जिसके बाद फिर वो अकेले ही उस बीस्ट को फोड़ कर रख देता है जिसकी वजह से यहाँ के बाकी के बीस्ट भी चू फैंग से
से काफी ज्यादा डरने लगे थे और ऐसा काम तो मार्शल स्पिरिट रियल्म के लेवल 5 वाला बंदा ही कर सकता है। वहाँ पर पहुँचने वाले चू फैमिली के लड़कों को तो यकीन ही नहीं होता कि चू फैंग ने अपनी ताकत के बल पर किसी मॉन्स्टर को भी हरा दिया और इसी वजह से चू फैंग को इस एग्जामिनेशन में पास कर दिया जाता है और साथ ही उसको अकेडमी का इनर डिसाइपल भी बना दिया गया था। लेकिन एक एल्डर लिऊ चू फैंग से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते तो शू रो उनसे ये कहती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्टूडेंट सबसे कमजोर स्टूडेंट माना गया था, लेकिन अब उसने ऐसा कर दिखाया तो उसके अंदर जरूर से कोई ना कोई बात तो होनी ही चाहिए। इसके बाद अब हम अकेडमी के कुछ बंदों को देखते हैं जो कि चू फैंग की तरफ जा रहे थे, जो कि अभी अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसको ये पता चलता है कि उसने तो अचानक से ही एक ही बार में स्पिरिट मार्शल रियल्म के 5th लेवल को पार कर लिया। और यहाँ पर जो बंदे आए हुए होते हैं उनका लीडर होता है चू वे, जिसके सामने चू चैंग चू फैंग की चुगली करने लगता है। चू फैंग उन लोगों से ये कहता है कि देखो हम सभी के सभी एक ही परिवार वाले हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि दूसरों के सामने अपना मजाक मत बनवाओ। और जब वो लोग नहीं मानते तो चू फैंग केवल उनको 2 ही अटैक में ढेर कर देता है, जिससे कि फिर चू वे भी उसके सामने सर झुका देता है और ये कहता है कि इन गधों की वजह से मैं यहाँ पर आ गया। मैं तो ये पहले से ही जानता था कि चू फैंग तो मेरा भाई है, इसीलिए वो अपने आप को बचाते हुए कहता है कि आज के बाद से कोई भी मेरे भाई चू फैंग को बुली नहीं करेगा। इसके बाद अब चू फैंग दोबारा से अपने कल्टीवेशन को करने लगा था, लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा था कि अचानक से उसकी बॉडी में ऐसा क्या आ गया। इसके बाद अब कहानी आगे बढ़ती है और जब अगले दिन चू फैंग जागता है तो उसके सामने चू फैमिली के सारे लड़के सर झुका देते हैं और उसके सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि अब हम लोगों को मिलकर चू फैमिली की एक अलायंस को बना लेना चाहिए। चू वेई भी कहता है कि हाँ मैं भी ये चाहता हूँ कि आप ही इसको लीड करो, लेकिन चू फैंग तो इन कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। और जब वो बाहर निकलता है तो कियान अलायंस के लोग उसको लेने के लिए बैठे थे और अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे क्या करना चाहिए। फिर तभी अचानक से उसके सामने 2 बंदे आ जाते हैं जिनके नाम होते हैं बाई लोंग और बाई हो, जो कि बिलोंग करते थे ये अलायंस से। वो कहते हैं कि हमारी लीडर मिस शू मेई ने ऑर्डर दिया है कि चू फैंग को उनकी अलायंस को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन चू फैंग तो जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं होता किसी भी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए वो उन दोनों को रास्ते से हटाकर आगे बढ़ने लगता है। और ये खबर अब गोंग लुयन तक पहुंच जाती है कि चू फैंग ने ये अलायंस को भी ज्वाइन नहीं किया, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। इसके बाद अब काफी सारे स्टूडेंट पहुंच जाते हैं एल्डर शू रो के पास में, जहाँ पर वो उनको मेडिसिन के बारे में कुछ नॉलेज दे रही थी कि अब तुम लोग यहाँ से जंगल की तरफ जाओगे, लेकिन धुंध वाली जगह पे मत जाना, क्योंकि वो जगह इस सेक्ट की फॉरबिडन एरिया होती है, जहाँ से जिंदा वापस लौट के आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद फिर ये सभी के सभी स्टूडेंट जंगल की तरफ चले जाते हैं एलिजिर्स को ढूंढने के लिए। जंगल के अंदर जाते ही सभी के सभी स्टूडेंट का एक काफी शानदार सफर शुरू हो जाता है, लेकिन अब चू फैंग को दोबारा से आवाज आती है कि बेवकूफों के जैसे इधर उधर मत भागो, अगर तुम्हें कोई अच्छी सी एलिजिर ढूंढनी है तो तुम्हें रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो यहाँ से सेक्ट के फॉरबिडन एरिया की तरफ चला जाता है, लेकिन उसका पीछा कर रही होती है शू मेई नाम की लड़की। तभी हम चू फैंग को देखते हैं जो कि अपने अंदर से आने वाली आवाज से ये पूछता है कि वैसे मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। तो वो उससे ये कहती है कि तुम मुझे वैसे क्वीन बुला सकते हो। और क्वीन उसको बताती है कि एंट्रेंस एग्जाम में जब तुमने अपनी पावर्स को यूज किया तो उसी वक्त से तुम्हारे अंदर डिवाइन थंडर की पावर भी जाग चुकी थी, क्योंकि तुम कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं और ना ही तुम्हारी ब्लड लाइन कोई नॉर्मल है, क्योंकि इस धरती पर जीने वाले रिफाइनर्स जब 100 रिफाइनिंग मोटर रियल्म को पार कर जाते हैं तब जाकर वो पहुंचते हैं ग्रेट अपर रियल्म में। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें शायद अपर रियल्म का ही कोई डिसेंडेंट होना चाहिए। तो चू फैंग उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर की स्पिरिट क्वीन काफी ज्यादा थक चुकी होती है, इसलिए वो सो भी जाती है। तभी उसके पास में वहाँ पर वो शू मई नाम की लड़की आकर उससे ये कहती है कि तुम ये जानते हो कि ये एक कब्रिस्तान है, फिर भी यहाँ पर क्यों आए। तो चू फैंग उससे ये कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा पीछा कर रही हो, जिससे कि शू मई उससे ये कहती है कि मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आई हूँ कि क्या तुम ये अलायंस को नकारने के लायक हो भी या नहीं, और मेरा नाम है शू मई। जिसके बाद फिर यहाँ पर उन दोनों की ही बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें चू फैंग उसके अटैक से खुद को बचा रहा था, लेकिन तभी शू मई के पीछे एक स्पिरिट आ जाती है जो कि चू फैंग के अलावा और किसी को भी दिखाई नहीं देती। एक काफी ज्यादा खतरनाक ग्रीन मिस्ट शू मई को पकड़कर उसको मारने की कोशिश करने लगा था, जिसको बचाने के लिए चू फैंग यहाँ पर यूज करता है अपनी डिवाइन थंडर को, लेकिन इस पावर को यूज करने की वजह से वो दोनों ही यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद फिर वो ओल्ड मास्टर की स्पिरिट चू फैंग को ठीक कर देती है और कहते हैं कि मैं 1000 साल से किसी ऐसे ही बंदे का इंतजार कर रहा था, उम्मीद है कि ये इंसान का बच्चा मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जिसके बाद फिर काफी समय बीत जाता है और अब तो शाम भी होने वाली थी, जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट ने अपने अपने लिए काफी सारे अच्छे अच्छे एलिजिर्स को ढूंढ लिया था। जिसके बाद फिर चू फैंग को होश आता है और वो देखता है कि शू मई अभी भी बेहोश ही है। एल्डर शू
शूरो जो कि अभी भी उन दोनों का इंतजार कर रही थी, वो ये देखती है कि चू फेंग वहाँ से शूमेई को बचाकर ले आया है और वो शूरो से ये पूछने लगता है कि आखिर वो ग्रेवयार्ड इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। तो वो उसको बताती है कि पूरे 1000 सालों में से तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो कि वहाँ से जिंदा वापस निकल कर आए हो। चू फेंग कहता है कि पता नहीं वहाँ पर क्या था, क्योंकि मुझे तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिससे कि शूरो को लगने लगता है कि जरूर इसके पास में कोई ना कोई एक मेंटल पावर तो होगी ही। इसके बाद जब चू फेंग वापस से अपने रूम की तरफ जाता है तो चूबेई उसको बताता है कि हमारी चू फैमिली पर बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है। सभी के साथ साथ चू फेंग को भी उसके पिता के द्वारा एक खत भेजा गया था, लेकिन उसमें लिखा होता है कि चू फेंग किसी भी हालत में तुम वापस मत आना, वरना उसके कोशान सिटी में उसको खतरा हो सकता है। इसलिए फिर चू फेंग तुरंत ही अपने भाइयों के साथ में निकल जाता है अपनी सिटी की तरफ, क्योंकि जुआनबू सिटी वाले चू फैमिली वालों को पूरी तरीके से मिटाना चाहते थे। और वाकई में जुआनबू सिटी में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी, जहाँ पर चू फैमिली के काफी सारे मेंबर्स हार चुके होते हैं। इसी के बिन जू फैमिली वालों का कब्जा कोशान सिटी पर भी हो जाएगा, यहाँ तक कि चू फैमिली के एक लड़के को तो उसकी गर्दन तोड़कर भी मार दिया जाता है, क्योंकि उनका जो कंपटीटर होता है वो एक 7th लेवल का फाइटर था, जिससे कि अब गुस्से में आकर चू फैमिली का एक और बंदा सामने आ जाता है, जिसके ऊपर वो फैमिली का वो 7th रैंक का फाइटर अटैक जैसे ही करने वाला होता है। और तभी वहाँ पर पहुंच जाता है चू फेंग और उसको एक बहुत ही तगड़े किक हिट भी कर देता है, और वो अपने पिताजी से कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जिससे कि फिर अब यहाँ पर फाइट होने वाली होती है चू फेंग और जू टियानी के बीच में। जू टियानी यहाँ पर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने की कोशिश किया था, लेकिन उससे पहले ही चू फेंग थंडर की स्पीड से जाकर उसको ही फोड़ के रख देता है, जिससे कि उसको मुंह से तक ब्लीडिंग होने लगती है। जू टियानी केवल एक ही अटैक में नॉकआउट भी हो चुका था, और सभी लोगों को पता चल जाता है कि अब चू फेंग भी 8 लेवल का स्पिरिचुअल मास्टर बन चुका है। जिससे कि फिर जू फैमिली वाला एक बंदा कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो जैसे ही चू फेंग पर अटैक करने के लिए जाता है तो वो उसको एक ही किक में नॉकआउट भी कर देता है, और उसने सभी को चैलेंज भी कर दिया था कि जिसको जो भी परेशानी हो वो मुझसे आकर मिले। इसके बाद अब हम अगले दिन देखते हैं कि शूमेई चू फेंग से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि चू फेंग ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो उसको अपनी ये अलायंस में ज्वाइन कराना चाहती है। लेकिन जैसे ही चू फेंग उसके सामने आता है वो उससे कहता है कि तुम मेरी अलायंस को ज्वाइन करो, क्योंकि अब वो लोग यहाँ से किसी क्लेवर मिशन पर जा रहे होते हैं, जिस काम के लिए ऑलरेडी चूवेई को भेज दिया गया था, लेकिन उसको किसी गैंगस्टर नाम के बंदे ने पकड़ लिया, और उसने न केवल चूवेई की टांगे तोड़ी बल्कि उसके कल्टीवेशन को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिससे कि अब वो कभी भी एक कल्टीवेटर नहीं बन पाएगा। बाई हु चू फेंग को ये बताता है कि तुम अभी उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर हैं एल्डर जिंगजिंग, जिससे कि उसको कभी भी किसी का भी कोई भी डर नहीं रहता। इसीलिए चू जैन चू फेंग के सामने सर झुकाकर कहता है कि प्लीज हमें इन सारे के सारे झमेलों से बाहर निकाल दो। जिसके बाद फिर हमें सीन दिखाया जाता है किंग लॉन्ग सेक्ट का, जहाँ पर हम उस गैंगस्टर नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा की वजह से बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन फिर तभी वहाँ पर पहुंच जाता है चू फेंग और वो उसके हाथ को ही तोड़ देता है। साथ ही उसके सभी के सभी साथियों को भी चू फेंग ने अकेले ही फोड़कर रख दिया था। उससे ये कहने लगता है कि तुमने मेरे भाई के टांगों के साथ में क्या किया। इसके अगले ही पल वो उस गैंगस्टर की भी पैर को तोड़ देता है, जैसे कि फिर यहाँ पर आ जाता है उसका ग्रैंडपा जिंगजिंग। तो चू फेंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसने मेरे भाई के पैरों को तोड़ दिया और उसके कल्टीवेशन को भी खत्म कर दिया। तो वो एल्डर ये कहता है कि मेरे ग्रैंडसन को समझ नहीं है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए था, लेकिन अब ये लड़का किसी भी काम का नहीं बचा तो मुझे इसकी कोई टेंशन भी नहीं है। तो फिर गुस्से में आकर चू फेंग अपना एक अटैक को समन करता है, लेकिन उसके अंदर की स्पिरिट क्वीन उससे ये कहती है कि अगर तुम चाहो तो बदला तो बाद में भी ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम एल्डर जिंग को हरा नहीं पाओगे। लेकिन चू फेंग यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम जुआनबू सिटी से बिलोंग करते हो और मैं जुआनबू सिटी वालों से ही पंगा लेना चाहता हूँ। और फिर वो अगले ही पल उस गैंगस्टर नाम के बंदे के कल्टीवेशन को पूरी तरीके से खत्म भी कर देता है, जिस चीज को देखकर जिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। और इस बात की खबर भी लग जाती है गोंग लुयन तक कि उसने बहुत ही जल्द 8 लेवल को भी पार कर लिया। इसीलिए लुयन ये कहता है कि यानी कि हमें ये समझना चाहिए कि चू फेंग अपनी पावर्स को छुपाना बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि केवल 2-3 दिन के अंदर ही इतनी ज्यादा पावर को गेन करना कोई मजाक नहीं है। यहाँ तक कि उसने इस बार तो एल्डर जिंग को भी ऑफेंड भी कर दिया। इसीलिए वो गुस्से में आकर चू फेंग को एक कैद खाने में ले जाते हैं और दूसरे एल्डर से कहता है कि मैं इस लड़के की जान लेना चाहता हूँ। लेकिन फिर तभी यहाँ पर शूमेई आ जाती है एल्डर शूरो के साथ में, और शूरो ये कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडसन को उसकी सजा मिल चुकी है, इसीलिए अब जल्दी से चू फेंग को भी यहाँ से रिलीज कर दो। लेकिन एल्डर जिंग ऐसा करने को तैयार नहीं होता, बल्कि वो तो ये भी कहता है कि मेरी जुआनबू सिटी तुम्हें और इस लड़के को अच्छा सबक सिखाएगी। तो एल्डर शूरो से ये कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारी जुआनबू सिटी मेरी सुजाकू सिटी
सिटी का मुकाबला कर सकती है। पावर्स के मामले में एल्डर शोरो उसको हरा भी देती है। इसके बाद फिर वो चू फेंग को लेकर यहाँ से जाती हैं और ये कहती भी जाती हैं कि अब से कभी भी चू फैमिली के साथ में कुछ गलत करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि तुम्हारी जुआनबू सिटी हमेशा तुम्हारी मदद नहीं करेगी। और फिर यहाँ से जाते हुए एल्डर शू मेई चू फेंग से कहती हैं कि अगर शू मेई मेरे पास में ना आई होती तो शायद आज मैं तुम्हें समय रहते बचा नहीं पाती। और वो दोनों से कहती है कि वैसे इस बार तुम लोगों के पास में कौन सा मिशन है। तो शू मेई कहती है कि इस बार हम लोग वाइल्डरनेस में छुपे एंशिएंट सिटी में जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको किसी स्ट्रॉन्ग मैन के टॉम्ब के बारे में पता चला था। इसीलिए वो वहाँ पर बाई लोंग और बाई हु को ले जाना चाहती है, जिसके साथ में वहाँ पर चू फेंग भी जाएगा। वो कहता है कि वहाँ पर उसके साथ साथ तो काफी सारे लोगों के मकबरे भी होने चाहिए, लेकिन क्यों ना हम लोग साथ में किसी ऐसे को ले जाएं जो कि वहाँ पर ऑलरेडी जा चुका हो। तो शू मेई कहती है कि मैं वहाँ पर एडवेंचर को लेने के लिए जाना चाहती हूँ और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ जरूरी जेड भी मिल सकते हैं। इसीलिए वो चू फेंग को एक स्पिरिचुअल बैग दे देती है जो कि अपने अंदर काफी सारे सामान को कलेक्ट कर सकता था। इसके बाद फिर ये लोग यहाँ से अपने मिशन की तैयारी करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन कोई ये खुफिया मास्टर चू फेंग का पीछा कर रहा था। इसके बाद अब ये चारों ही लोग उसी खुफिया जगह पे चले जाते हैं, लेकिन जब रात के समय में वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पे ठहरे थे तो उसे तुरंत ही किसी के आने का पता चल जाता है, जिससे कि वो खुफिया मास्टर कहता है कि वाकई में इस लड़के की मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद फिर ये लोग फाइनली उस खंडहर में पहुंच ही जाते हैं, जिसके बारे में शू मेई ये बताती है कि यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो सब कुछ एक रिंग स्पिरिट मास्टर ने बनाया था। इसीलिए फिर चू फेंग उससे जी लिंगशी के बारे में भी पूछता है कि असल में स्टियानवू रियल्म का सिक्योरिटी सिस्टम था और इसी तरीके के और भी कई सारे मास्टर्स उनके इस जिवजो कॉन्टिनेंट पर भी मौजूद है और उन्हीं में से तो एक है जी लिंगजी। यहाँ तक कि गोंग लुयुन भी उसका शिष्य बनना चाहता था, लेकिन वो किसी स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर वाले को ही अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, जिसके बारे में अब चू फेंग के दिमाग में भी ख्याल आने लगे थे। तो बाई लोंग और बाई हु उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हें अपना स्टूडेंट बना ले, क्योंकि तुम्हारी मेंटल पावर वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये पावर किसी को कल्टीवेशन से नहीं बल्कि उसके जन्म से ही मिलती है। और ऐसे लोग अपने खतरे को वक्त से पहले ही भांपकर सतर्क हो जाते हैं और शायद यही वजह है जिससे कि मेरी सिस्टर शूरो तुमको थोड़ा बहुत लाइक भी करती है। फिर तभी उन लोगों को वहाँ पर एक इंसान नजर आता है जिसके सामने से होकर वो चारों ही लोग गुजरने लगे थे, लेकिन चू फेंग तो उसी बंदे के सामने बैठ जाता है जिससे कि उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया था, जिससे कि फिर अचानक से ही चू फेंग की डिवाइन थंडर भी एक्टिवेट होने लगी थी, जिससे कि फिर अचानक से ही वो बूढ़ा आदमी उससे काफी ज्यादा डरने लगता है और ये कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। वो तुरंत ही यहाँ से भाग भी जाता है। जिसके बाद फिर चू फेंग भी अपने साथियों के साथ में उसके अंदर चला गया था, लेकिन वो खुफिया मास्टर इसी सोच में होता है कि आखिर ये लड़का है कौन। जिसके बाद फिर चू फेंग अपने साथियों के साथ में मशाल को जलाकर आगे की तरफ जा रहा था, जहाँ पर उसकी स्पिरिट क्वीन उसे सारे के सारे रास्ते भी बताते जाती है, जिससे कि वो लोग फाइनली उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जो कि ऑलरेडी खुला हुआ था। फिर ये चारों ही लोग जैसे ही इसके अंदर जाते हैं तो उनके सामने काफी सारा खजाना डला हुआ था और काफी सारे लोग यहाँ पर मरे हुए भी डले होते हैं जिनका खून अभी तक सूखा नहीं था, जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर से ये लोग अभी हाल ही में मरे होंगे। लेकिन तभी चू फेंग के अंदर की स्पिरिट उससे ये कहती है कि तुम्हें थोड़ा और आगे जाना चाहिए, जिससे कि फिर तभी अचानक से ही एक बंदा उनके सामने आ जाता है और उसको ये भी पता होता है कि चू फेंग और उसके साथी यहाँ पर आए हैं अजूरे ड्रैगन सेक्टर से और उस बंदे का नाम होता है लाओजो। और जो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो चू फेंग के केवल एक ही मुक्के ने उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। चू फेंग उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे नापाक इरादे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। जिसके बाद फिर वो अकेले यहाँ पर जो और उसके साथियों के साथ में फाइट करने लगा था और साथ ही साथ हमें इसी टॉम्ब के अंदर एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एक बहुत ही ज्यादा खास ट्रीजर भी रखा हुआ था। चू फेंग अकेले मिलकर इतने सारे लोगों को टक्कर दे रहा था और जो जैसे ही मौका पाकर शू मेई की तरफ जाने की कोशिश करता है तो चू फेंग तुरंत ही उसको अपनी थंडर की पावर से खत्म ही कर देता है। फिर जो के साथ ही उसको यहाँ से उठाकर तुरंत ही ले भी जाते हैं और फिर ये सभी के सभी लोग यहाँ पर फैले हुए खजाने को भी बटोरने लगे थे। चू फेंग ये कहता है कि मेरे जैसे कोर डिसाइपल के होते हुए आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि वो शू मेई को छूने की भी कोशिश करे, फिर चाहे वो गोंग लुयन ही क्यों ना हो मैं उसको भी मारूंगा। इसके बाद जब शू मेई बाई लोंग और बाई हु के साथ में बाहर निकल जाती है तो चू फेंग उसी के अंदर रहते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, तब तक मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और वो अपनी स्पिरिट क्वीन से ये कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि जरूर से मुझे यहाँ पर कुछ बहुत ही जरूरी बीड भी मिल सकते हैं। इसके बाद फिर हम उस ओल्ड मैन और उस खुफिया मास्टर की फाइट को देखते हैं जहाँ पर तभी उनको देखने के लिए पहुंच जाता है चू फेंग। उसको अपने सामने एक एयर कंट्रोल नाम की टेक्निक नजर आती है जिसको अगर कोई बंदा कंट्रोल करना सीख जाए तो
फिर वो हवा में भी चल सकता है। लेकिन अब इन दोनों ही मास्टर्स की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ने लगी थी और ये जो ओल्ड मास्टर होता है उसने कुछ समय पहले काफी सारे मास्टर्स को जान से मार दिया था। वो उस खुफिया मास्टर की स्पिरिट को स्मेल करके ये समझ जाता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि है एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट। इसीलिए चू फेंग की स्पिरिट क्वीन उससे कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और उस टेक्निक को ले लो, जिससे कि फिर चू फेंग तुरंत ही जाकर उस टेक्निक को ले लेता है और तुरंत ही कल्टीवेट भी करने लगा था, क्योंकि उसके पावरफुल होने की वजह से उन दोनों ही मास्टर्स का ऑरा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन ये पावर चू फेंग की बॉडी में जाने की वजह से वो तुरंत ही वहां पर बेहोश भी हो जाता है। वो खुफिया मास्टर उस ओल्ड मास्टर से ये कहता है कि ये टेक्निक अपने आप को धारण करने वाले को जब तक ढूंढती रहेगी जब तक कि उसे कोई अपने लायक कोई काबिल होस्ट नहीं मिल जाता। लेकिन फिर तभी अचानक से ही वो टेक्निक चू फेंग की बॉडी में मर्ज होने लगती है, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी डिवाइन थंडर फैल रही थी उसके ऊपर भी इस एयर टेक्निक का काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था। चू फेंग जब अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचता है तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर चुका हो। लेकिन फिर तभी वहां पर उसके सामने वो स्पिरिट क्वीन आ जाती है जो कि अभी एक एग के अंदर बंद थी। इसीलिए वो चू फेंग से कहती है कि तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर अकेले कितनी ज्यादा बोर हो जाती हूँ। लेकिन चू फेंग उससे ये कहता है कि तुम तो एक अंडा हो, मैं आकर तुमसे बात करके क्या करूं। लेकिन तभी अचानक से ही वो टेक्निक उसकी बॉडी के साथ में मर्ज हो चुकी थी, जिससे कि चू फेंग को होश आ जाता है और वो दोनों ही मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। ये लड़का आकर इतनी खतरनाक टेक्निक को अपनी बॉडी में मर्ज कैसे कर सकता है। लेकिन वो खुफिया मास्टर यहाँ से जाते हुए ये कहता है अब क्योंकि एयर कंट्रोल ने अपने नए मास्टर को ढूंढ लिया तो मुझे तुमसे लड़ने में कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन चू फेंग को अभी भी पता नहीं था कि आखिर वो बंदा है कौन, जिससे कि अब गुस्से में आकर ये ओल्ड मास्टर चू फेंग पर अटैक करने वाला था कि तभी उसको बचाने के लिए वो ओल्ड मैन आ जाता है जो कि चू फेंग से मिला था और वो उस ओल्ड मास्टर को अपने केवल एक ही अटैक में पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिससे कि यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली फायर फैलने लगी थी, जिससे खुद को बचाने के लिए चू फेंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में यहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। यहाँ तक कि ऐसा होने की वजह से अब तो शू मई, बाई लोंग और बाई हु भी भागने लगे थे। वो लोग जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिला था, जिससे कि शू मई काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसको लग रहा था जैसे कि चू फेंग इसके अंदर मारा गया होगा। लेकिन चू फेंग तो उस धमाके के होने से पहले ही यहाँ से बाहर निकल चुका था, जिससे कि शू मई काफी तेजी के साथ में जाकर उसको गले लगा लेती है और कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इसके बाद हम चू फेंग को वापस से उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्पिरिचुअल सीड्स को डाल लेता है और सोचने लगता है कि क्या मैं इसकी मदद से युआनबू रियल्म को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। फिर स्पिरिट क्वीन चू फेंग से ये कहने लगती है कि तुम कितने ज्यादा लालची हो, युआनबू रियल्म में आने के बाद तुम्हें ये लगता है कि ये तुम्हारे लिए कम है। चू फेंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तो गॉड ऑफ वॉर लेवल तक पहुंचना चाहता हूँ। साथ में वो ये भी कहता है कि तुम्हारी वॉइस सुनकर तो ऐसा लगता था जैसे कि तुम कोई एंजल हो, लेकिन तुम तो एक एग हो जो कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था। तो स्पिरिट क्वीन चू फेंग से ये कहती है कि तुम जैसे जैसे करके खुद को ताकतवर बनाओगे मैं भी वैसे वैसे ताकतवर होती जाऊंगी। जिस चीज का कनेक्शन तो चू फेंग को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। चू फेंग अगले दिन सोचता है कि अब उसको यहाँ से अपना काम खत्म करने के बाद अपने काओशेन टाउन में भी वापस जाना है, जहाँ से वो अपने लिए किसी जरूरी सवाल का जवाब जानना चाहता है। इसके बाद फिर यहाँ पर अजूर ड्रैगन सेक्ट के इनर डिसाइपल बनने का कंपटीशन होने वाला था। यहाँ पर केवल पावर्स को टेस्ट किया जाएगा और जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वो बन जाएगा इनर डिसाइपल। लेकिन जब चूजेन यहाँ पर अपनी पावर को चेक करता है तो वो तो उसके काबिल होता ही नहीं है। जब बाइलोंग अपने आप को टेस्ट करता है तो वो उस लेवल के लिए पास कर दिया जाता है, साथ ही साथ जिसमें बाई हु को भी पास कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर आज तक जो सबसे ज्यादा ताकतवर इनर डिसाइपल निकल के आया है उसमें से आज भी नंबर 1 पे है गोंग लुयन। तो उसके पावर लेवल को देखकर भी उसको पास कर दिया जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर चू फेंग भी सामने आ जाता है इस टेस्ट को देने के लिए, और वो जैसे ही उस स्टोन के सामने पहुंचता है तो उसके मन में यही ख्याल होता है कि जब गोंग लुयन ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन चू फेंग के पावर को यूज करने की वजह से तो उस स्टोन के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जिससे कि यहाँ के सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ तक कि टीचर भी ये कह देते हैं कि चू फेंग तुम्हारे अंदर कोई भी पोटेंशियल नहीं है। लेकिन असल बात तो ये थी कि चू फेंग ने उस स्टोन के अपर लेवल को एक्टिवेट कर दिया था, जिसको छुपकर वहाँ पर देख रहे होते हैं वो खुफिया मास्टर। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस एकेडमी में आज तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट आया होगा जिसने स्टोन के इस लेजेंडरी पार्ट को एक्टिवेट किया हो। जो सभी स्टूडेंट कंपटीशन को देने के लिए पहुंच जाते हैं उनमें ये बातें होने लगी थी कि चू फेंग ने एंट्रेंस एग्जाम में तो कमाल कर दिया था, लेकिन फिर पावर टेस्टिंग में आकर उसकी इतनी ज्यादा पावर कहाँ गई। शू मई चू फेंग से ये कहती है कि हो सकता है कि शायद उस स्टोन में ही कोई गड़बड़ हो गई हो। इसके बाद फिर यहाँ पर इनर डिसाइपल्स का चीफ गोंग लुयन भी आ जाता है। वो यहाँ पर ये कहने लगता है कि कोर डिसाइपल
डिसाइपल बनना कोई हमारी मंजिल नहीं होती, बल्कि ये तो एक शुरुआत है कल्टीवेशन की जिंदगी की। लेकिन तभी उसको शुमेई के पास में कोई एक छोटा सा बैच नजर आता है कि असल में उसके अलायंस का होता है, लेकिन इसकी वजह से गोंग लुयन काफी ज्यादा नाराज हो चुका था और वो कहने लगता है कि एक इनर डिसाइपल होने के नाते अब तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी, तुम्हें यहाँ के नियम कायदे कानून भी पता होने चाहिए। इसी के फिर चू फेंग गुस्से के साथ में यह कहने लगता है कि अच्छा तो हम तुम्हारी बात केवल इसलिए माने क्योंकि तुम अजूर ड्रैगन सेक्ट के कोर डिसाइपल्स के चीफ हो। फिर गोंग लुयन यहाँ पर चू फेंग को एक बहुत ही तगड़ा हिट भी कर देता है और कहता है कि एक कोर डिसाइपल होने के नाते तुम्हें ये किसने हक दे दिया कि तुम किसी के भी कल्टीवेशन को खत्म करो, फिर चाहे वो गैंगस्टर ही क्यों ना हो। जिससे कि फिर चू फेंग गुस्से में आकर यहाँ पर गोंग लुयन के मुंह पर ही थूक देता है। गोंग लुयन भी उसको उठाकर जमीन से पटक दिया था। वो बिना मौके को गवाए चू फेंग पर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन चू फेंग हार मानने वालों में से नहीं था, जिसका जवाब देने के लिए गोंग लुयन उस पर अटैक करने के लिए जैसे ही आने वाला था तो फिर तभी यहाँ पर ली चेंगिंग नाम के मास्टर आकर उसको रोक लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम कोर डिसाइपल्स के चीफ हो, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम अपने से छोटे डिसाइपल को क्यों जान से मारने वाले थे। गोंग लुयन ये कहता है कि इसने अपने पावर्स का फायदा उठाते हुए एक डिसाइपल के कल्टीवेशन को ही खत्म कर दिया। तो मास्टर ली चेंगिंग ये कहते हैं कि किसने गलत किया और किसने सही वो सब कुछ मैं देख लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि आज भले ही तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन केवल 10 सालों के अंदर ही तुम उसका मुकाबला कभी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन चू फेंग कहता है कि 10 साल नहीं बल्कि मैं तो इसको 1 साल में ही हरा दूंगा। तो गोंग लुयन से कहता है कि तुम्हें जितनी ताकत को गेन करना है तुम कर लो, लेकिन 1 साल के बाद मैं तुम्हें हरा कर ही मानूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारा मुंह तोड़ने के बाद मैं तुम्हारी चीफ की पदवी को भी ले लूंगा। तो गोंग लुयन उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अब 1 साल के बाद तुम्हारी जान मेरे हाथों में होगी। लेकिन मास्टर ली चेंगिंग चू फेंग से ये कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई में यकीन है कि तुम 1 साल के अंदर गोंग लुयन को हराने के काबिल बन जाओगे, क्योंकि गोंग लुयन ने अभी हाल ही में जुआन वो रियल्म को भी ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद फिर वो दोनों ही लोग यहाँ से चले भी जाते हैं। चू फेंग यहाँ से इस बात के बारे में सोचते हुए जा रहा था कि मेरे पिता ने कभी भी मुझे मेरी जिंदगी के बारे में नहीं बताया। ऐसा हो सकता है कि जितना मैं सोचता हूँ उससे कई गुना ज्यादा मेरी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो। तभी वहाँ पर शुमेई आ जाती है और वो चू फेंग से ये कहती है 10 दिनों के बाद तुम्हें मेरी सिटी में आना होगा, क्योंकि उस वक्त मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ कि हम लोग वहाँ पर खूब सारा मजा करेंगे, इसीलिए तुम उस वक्त को भूल मत जाना। जिसके बाद फिर चू फेंग यहाँ से अपने कोशान सिटी की तरफ निकल जाता है और वो सीधा पहुंच जाता है अपने फादर के पास में, जिनसे वो तुरंत ये सवाल करता है कि मुझे ये बताओ कि मेरे असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है। जिससे कि फिर वो चू फेंग को उसके मिलने की कहानी सुनाने लगते हैं कि एक बंदा जिसके माथे पर फ्लेम का शाइन बना हुआ था मिला था चू युआन को, और उसने उस बच्चे को उसे दे दिया था क्योंकि उसका सरनेम था चू युआन, जिसकी वजह से उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। तब जाकर वो बच्चा उसे मिला और चू युआन ने उसका नाम रख दिया चू फेंग। उस दिन के बाद से वो पागल आदमी चू युआन को कभी भी देखने को भी नहीं मिला। लेकिन फिर तभी अचानक से ही चू युआन बेहोश हो जाते हैं और चू फेंग को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखाई देता है वो खुफिया मास्टर। उसको बताता है कि मेरा नाम है मास्टर जियोग ल्यूयुन, जो कि अजूर ड्रैगन सेक्ट का एक एल्डर होने के साथ साथ एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट भी है, जो कि चू फेंग से ये कहता है कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास में दूसरे लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही बेहतर टैलेंट है और तुम्हारे टैलेंट की कद्र अजूर ड्रैगन सेक्ट में मेरे अलावा और किसी को भी नहीं है। सोचो अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो मैं तुम्हें उस एयर कंट्रोल टेक्निक को और इतने सारे बीड्स को क्यों ले जाने देता, क्योंकि मैं सिर्फ उस वक्त ये जानना चाहता था कि तुम्हारी मेंटल पावर कितनी स्ट्रांग है। मेरे लिए तो असली धन दौलत तुम ही हो। मैं तुम्हें आने वाले समय में एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल डिसाइपल बना सकता हूँ। लेकिन चू फेंग के अंदर की स्पिरिट क्वीन उसको ये मना करने लगती है, तुम्हें इतनी जल्दबाजी में आकर इस बंदे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम अचानक से कैसे ही किसी अनजान इंसान को अपना मास्टर बना सकते हो। मास्टर ल्यूयुन उसको ललचाने के लिए उसके सामने बुक ऑफ एन्चेंटमेंट को ले आते हैं, जिसको देखते ही चू फेंग उनको अपना मास्टर बना लेता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये बुक तुम्हारे लिए मेरा आखिरी टेस्ट रहेगी, कि तुम्हें केवल 1 महीने के अंदर ही इसके सारे एन्चेंटमेंट को सीखना पड़ेगा, वरना मैं खुद ही किसी को बिना पता चले तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन अब चू फेंग सोचने लगता है कि ये उतना भी समय नहीं है जिससे कि वो इसमें मास्टरी हासिल कर सके। मास्टर ये सोच रहे थे कि ये लड़का मुझसे भीख मांगेगा इन सारी चीजों को सीखने के लिए, लेकिन चू फेंग तो तुरंत ही उनके इस एन्चेंटमेंट को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि ठीक है। तो मास्टर भी उससे कहते हैं कि ठीक है, अब मैं तुमसे 1 महीने के बाद ही आकर मिलूंगा। फिर चू फेंग अपने पिता के पास में बैठकर ये कहता है कि चाहे मेरी जिंदगी कहीं से भी शुरू हुई हो, लेकिन मेरा असली घर तो यही है चू मैंशन, और आप ही मेरे असली डैड भी हो। इसके बाद अब हम चू फेंग को देखते हैं जो कि ये किसी खुफिया सी जगह पे अपना कल्टीवेशन कर रहा था।
जिसको करते हुए वो तुरंत ही पहुंच जाता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पर वो स्पिरिट क्वीन से ये कहने लगता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कर क्या रही हो। तो वो उसको बताती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने जब से अपनी आँख खोली है मैं तब से यहीं पर हूँ। हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स में से किसी ने मुझे यहाँ पर शील किया हो, क्योंकि तुम्हें मुझे जाने हुए कम समय हुआ है, लेकिन मैं तो तुम्हें पिछले 15 सालों से काफी अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुमने कितनी बार बचपन में अपने बेड को गीला किया और कितनी बार तुम मार खाए हो। मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। इसीलिए वो उससे रोते हुए ये कहने लगती है कि मैं तो 15 सालों से यहाँ पर कैद हूँ। जिससे कि फिर तभी चू फैंग को उस एग के अंदर कोई एक शख्सियत नजर आती है, जिससे कि फिर चू फैंग भी थोड़ा सा इमोशनल होकर उसके करीब जाता है। लेकिन वो एग यहाँ पर चू फैंग की बॉडी में से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ही सोखने लगा था, जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे करके उस एग के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं, जिसको ब्रेक करते हुए फिर फाइनली उसके अंदर से बाहर निकल आती है स्पिरिट क्वीन, जो कि वाकई में काफी क्यूट सी क्वीन होती है। इसीलिए वो चू फैंग से कहती है कि देखो कितना आसान है किसी भी मर्द को बेवकूफ बनाना। वो तुरंत ही चू फैंग के पास में आकर उससे ये कहने लगती है कि अब क्योंकि तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाला, इसीलिए अब तुम्हें यहीं पर रुककर मुझसे बातें करनी होगी। लेकिन चू फैंग उससे ये कहता है कि तुमसे बातें करने में आखिर मेरा क्या फायदा, जिससे कि फिर स्पिरिट क्वीन चू फैंग से ये कहती है कि मैं तुम्हारा कर्ज जरूर से चुकाऊंगी। और फिर वो यहाँ पर तुरंत ही चू फैंग को पावर ऑफ एन्चेंटमेंट दे देती है और कहती है कि अब इस पावर की मदद से तुम लिu युन के बराबर तो बन ही जाओगे। उससे ये कहती है कि हमेशा ही एक ट्रू फाइटिंग मास्टर अपने द्वारा किए जाने वाले अटैक और डिफेंस में बैलेंस बना के रखता है। फिर स्पिरिट क्वीन यहाँ पर चू फैंग को उसकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा राज बताने लगती है कि उसके अंदर दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल शख्सियत छुपी हुई है। इसमें से एक तो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जो कि उसी के द्वारा बनाए गए एक गेट के अंदर छुपी हुई है। इसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि वो अकेले इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को भी तबाह कर सकता है। लेकिन अगर चू फैंग चाहे तो वो अपनी इस अच्छाई की शख्सियत से दुनिया को भी बचा सकता है। इसीलिए वो चू फैंग से ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ में एक साइकिक कॉन्ट्रैक्ट को बनाना होगा, अभी मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों को हराने में मदद कर सकती हूँ। तुम मेरे कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद करो, मैं तुम्हें इस दुनिया के सभी बीस्ट की ताकत दिलाऊंगी, जिनके एसेंस को एब्जॉर्ब करके तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी बन पाओगे। क्योंकि ये बात तो देखो तुम भी जानते हो कि अभी की तुम्हारी पावर लिमिटेशन तुम्हें किसी से भी लड़ने में ज्यादा मदद नहीं करती। इसीलिए फिर चू फैंग उस स्पिरिट क्वीन के कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल हो जाता है, जिससे कि अब वो हमेशा ही चू फैंग को उसके कल्टीवेशन और पावर्स को एब्जॉर्ब करने में मदद भी करेगी। यहाँ तक कि वो उससे ये भी कहती है कि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें अपनी पावर्स को भी उधार दे दिया करूंगी। इसके बाद अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें शू मेई की सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है गुआन। वो शू मेई के डैड के सामने एक प्रस्ताव लेकर आया था कि हम लोगों की फैमिलीज में जो लड़ाइयाँ चलती हैं उसको सुलझाने का मेरे पास में एक तरीका है। वो ये है कि मैं गुआन आपकी बेटी शू मेई से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा कर देते हो तो हम लोगों की फैमिली के मसले भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इसका अंजाम आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम्हारी सुजाकू सिटी हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन फिर तभी वहाँ पर पहुँच जाता है चू फैंग, जिसने गुआन यू के सारे तोहफों को नीचे गिरा दिया था, जिससे कि फिर यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में काफी शानदार फाइट भी होने लगती है, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। लेकिन चू फैंग तो यहाँ पर यह सब कुछ कर रहा था शू मेई को इम्प्रेस करने के लिए, जैसे कि वो शू मेई के डैड को ये पता लगता है कि ये बंदा तो है चू फैमिली से। लेकिन चू फैंग यहाँ पर फाइट में हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने एक मैजिक सर्कल को यूज करता है गुआन के अटैक को रोकने के लिए, जैसे कि वो फाइनली यहाँ पर उस बंदे को हरा ही देता है। जो चीज देखकर शू मेई तो चू फैंग के ऊपर ही लटक जाती है, कहती है कि मैं जानती थी कि तुम यहाँ पर जरूर से आओगे। लेकिन स्पिरिट क्वीन तो चू फैंग को डांटने लगती है कि तुम आखिर इस तरीके से ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसकी वजह से चू फैंग मिस्टर शू की बातों को सुन नहीं पाता। तो वो उससे ये कहने लगते हैं कि मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था मेरी मदद करने के लिए। तो चू फैंग कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे इस मसले के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो वो उसको अपने क्यूशू कॉन्टिनेंट की कहानी बताने लगते हैं कि इसके ऊपर ब्लू ड्रैगन्स, व्हाइट टाइगर्स, रेड बर्ड्स और जुआन वो ये सारे के सारे मिस्टिकल चीजें हमारे ही कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई है। साथ ही मुझे शोरू ने इस बारे में भी बताया कि तुमने शू मेई को और पहले भी बचाया है, इससे कि मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास में जरूर से कोई ना कोई साइकिक पावर है। इसीलिए फिर वो उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं शू मेई का, और वो ये कहते हैं कि सुजाकू सिटी के ताकत और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर की ताकत को मिलाकर हम इस दुनिया के सारे ट्रेजर्स को ढूंढेंगे, जिनको हम लोग बराबर के हिसाब से बांट लेंगे। वो शू मेई को भी चू फैंग को देने का वादा करते हैं, लेकिन ये बात चू फैंग को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उनसे कहता है मैं किसी शर्त के तौर पर आपकी बेटी को नहीं रखना चाहता। वो बात सुनकर शू मेई भी काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद फिर मैं अगले ही सीन में दिखाया जाता है गोंग लुयुन को, जो कि चू फैंग की हर एक
चाल पर नजर रखे हुए था। इसके बाद फिर हमें चू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रास्ते से होकर जा रहा था, जहाँ पर तभी उसके सामने आ जाता है गुआन यू जो कि अपने साथ में किसी एल्डर को लेकर आया था और वो कहता है कि यही है वो चू फेंग। तो चू फेंग उससे ये कहता है कि जब तुम्हारे अंदर लड़ने की शक्ति नहीं है तो यहाँ पर मुंह उठाकर क्यों आ गए हो, जिससे कि फिर गुआन यू उससे ये कहता है कि अब तुम्हें ताकत का असली स्वाद पता चलेगा जब तुम मेरी गुआन यू सिटी के असली एल्डर से लड़ोगे। तो चू फेंग उससे कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था जुआनबू सिटी के एल्डर को मारने का, लेकिन उस मास्टर के अंदर थोड़ी सी घोस्ट और ईविल वाली भी पावर होती है। जिसके बाद फिर यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में काफी खतरनाक फाइट भी होने लगी थी, लेकिन वो जुआनबू सिटी का मास्टर चू फेंग को जरा से भी मौके नहीं देता बचने का और वो अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को कर देता है चू फेंग के ऊपर, जिससे कि वो इंजर्ड होकर एक बहुत ही गहरी खाई में चला जाता है। जिससे कि वो मास्टर ये कहने लगता है कि जाओ और जाकर बता दो गोंग लुयन को कि हमने उसके दुश्मन चू फेंग का काम खत्म कर दिया है। लेकिन चू फेंग तो उसी पानी में बहते बहते काफी दूर निकल चुका था और वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है वो अपने आप को एक काफी बड़ी गुफा के अंदर पाता है। स्पिरिट क्वीन चू फेंग से कहती है कि शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना तुम आज तो मारे जाते। चू फेंग देखता है कि इस गुफा के अंदर काफी सारी चीजों के निशान बने हुए थे, जिससे कि उसको लगने लगता है कि जरूर से यहाँ पर और कोई भी होना चाहिए। और वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसे वहाँ पर काफी सारे बीस्ट मरे हुए नजर आते हैं जिनको अभी थोड़ी देर पहले ही मारा गया था। स्पिरिट क्वीन चू फेंग से ये कहती है कि जल्दी करो और इन सभी के एसेंस को एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि तभी जाकर मेरा कल्टीवेशन बढ़ेगा और मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। जिससे कि फिर मूचन यहाँ पर उन सभी के एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही और कोई भी मौजूद था, क्योंकि यहाँ पर एक व्हाइट स्पिरिचुअल टाइगर किसी एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था जिसका असल में नाम होता है री मुराशाकी। लेकिन अब वो यहाँ पर उस व्हाइट टाइगर के साथ में फाइट करते हुए थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है, जिसको बचाने के लिए तुरंत उसके सामने पहुंच जाता है चू फेंग। तो वो टाइगर चू फेंग से ये कहने लगता है कि अब तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि मैं एक व्हाइट टाइगर सीक्रेट स्किल हूँ। इसके बारे में स्पिरिट क्वीन चू फेंग को ये बताती है कि ये जो सीक्रेट स्किल होती है खुद ही अपने मास्टर को चुनती है, क्योंकि नॉर्मल इंसान इनको सीख नहीं सकता और इनके चुनने के बाद इनके मास्टर की ताकत वाकई में काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है। यहाँ तक कि वो व्हाइट टाइगर भी यही कहता है कि अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अपना मास्टर बना लूंगा। इसीलिए उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर इस लड़की को अपना मास्टर बनाए या फिर चू फेंग को। इसीलिए फिर व्हाइट टाइगर थोड़ी देर तक सोचने के बाद ये कहता है क्यों ना तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ में फाइट करो और जो भी जीतेगा मैं उसको अपना मास्टर बना लूंगा। जिस चीज के बारे में सोचकर इस टाइगर को कुछ ज्यादा ही मजा भी आ रहा था, लेकिन उस री मुराशाकी के पास में एक ऐसी स्किल होती है जिससे कि वो चू फेंग को पूरी तरीके से फ्रीज भी कर देती है। इस तरीके की स्किल लाखों लोगों में से किसी एक के पास में ही होती है। वो टाइगर कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, इस फाइट को देखने में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। लेकिन री मुराशाकी तो कहती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, अब तुम्हें इस लड़के के साथ में जो करना है करो, मास्टर बनाना है बनाओ, मुझे कोई भी मतलब नहीं है। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से चली भी जाती है। वो टाइगर कहता है कि मुझे हरा दो, मैं अपने साथ साथ तुम्हें 3 और स्किल्स भी दे दूंगा, जिनके बारे में स्पिरिट क्वीन चू फेंग से ये कहती है ये तो वही सारे ट्रीजर हैं जो कि सुजाकू सिटी के लॉर्ड बता रहे थे। फिर ये व्हाइट टाइगर चू फेंग से कहता है कि जल्दी से अपने शील्ड को हटाओ क्योंकि मैं तुम्हें अपना मास्टर चुनता हूँ। इसके अगले ही पल वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये कहता है कि अब से मैं तुम्हें अटैक करने की और किलिंग टेक्निक्स को सिखाऊंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा है या फिर कमजोर, मैं अपनी स्किल के अटैक को यूज करने के लिए अपने मास्टर को पावर दे देता हूँ। ये स्किल चू फेंग के पास में आने की वजह से वो वाकई में थोड़ा सा और ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था और इस स्किल की ताकत को चेक करने के लिए चू फेंग यहाँ पर उसको यूज करता है एक काफी बड़े स्टोन के ऊपर। इस अटैक ने तो यहाँ पर उस गुफा को ही फाड़ के रख दिया था। इसीलिए फिर स्पिरिट क्वीन चू फेंग से कहती है कि अब यहाँ से वापस चलो क्योंकि तुम्हें अपना बदला भी तो लेना है। चू फेंग कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ से अपने अजूर ड्रैगन सेक्टर में जाऊंगा। जहाँ पर पहुंचते ही गोंग लुयन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम अभी तक आखिर जिंदा कैसे हो सकते हो। तो चू फेंग उससे ये कहता है कि तुमने प्लानिंग तो काफी अच्छी बनाई थी लेकिन वो काम में नहीं आई, और अब तो मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जुआनबू सिटी के साथ में मिलकर चूमे की फैमिली के ऊपर भी हमला कराना चाहते थे, इसलिए मैं जान चुका हूँ कि तुम कितने ज्यादा गिरे हुए इंसान हो। चू फेंग उससे ये कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि 1 साल का समय ज्यादा है तो क्यों ना उस लड़ाई को आज ही खत्म कर दिया जाए। जिसके अगले ही पल वो गोंग लुयन के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा हिट भी करता है, जिसका जवाब देते हुए गोंग लुयन अपनी स्वॉर्ड का यूज करने वाला था, जिसके अटैक को चू फेंग अपने मैजिक सर्कल की मदद से रोक लेता है और उसको उसी तरीके से यहाँ पर मारने लगता है जैसे कि गोंग लुयन ने चू फेंग को मारा था। किसी को भी यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये चू फेंग इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। यहाँ तक कि अब तो वो गोंग लुयन के कल्टीवेशन को भी खत्म करने वाला था, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर एक
बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्डर आ जाते हैं जो कि तुरंत ही चू फैंग पर अटैक करके उसको मारने लगे थे, जिससे कि यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट भी होती है। लेकिन चू फैंग तो उन मास्टर के सामने टिक भी नहीं पाता, क्योंकि वो एल्डर असल में जुआन वू के 9 लेवल पर थे। इसलिए स्पिरिट क्वीन चू फैंग से कहती है कि जल्दी से अपनी बॉडी मुझे दे दो, क्योंकि फिर वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करती है उन मास्टर के अटैक को रोकने के लिए। जिस चीज को संभाल पाना उन दोनों के ही बस की बात नहीं थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा इंजर्ड होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फैंग अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उसको जगाने की कोशिश कर रहा था, तो स्पिरिट क्वीन उससे कहती है कि इस बार मैं ज्यादा एनर्जी को यूज कर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी देर के लिए आराम कर लेने दो, जिससे कि अब वो दोबारा से एक एग में बदल जाती है। लेकिन अब वो मास्टर यहाँ पर चू फैंग के कल्टिवेशन को खत्म करने वाले थे, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं मास्टर ली चैंकिंग, और वो ये कहते हैं कि इसकी गलती को माफ कर दो और इसे जाने दो। साथ ही यहाँ पर चू फैंग को बचाने के लिए एल्डर जियोग लिu युन भी आ चुके थे, तो वो मास्टर लिu युन से ये कहते हैं कि हमारे मसले के बीच में मत पड़ो। तो मास्टर लिu युन ये कहते हैं कि वो मेरा डिसाइपल है, इसलिए फिर गोंग लू युन के मास्टर भी चू फैंग से ये कहते हैं कि मैं केवल 1 साल के एग्रीमेंट की वजह से चुप हूँ, क्योंकि उसके बाद गोंग लू युन तुम्हें अपने हाथों से ही मारेगा। और फिर हम चू फैंग को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसके मास्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से चू फैंग को ठीक कर रहे थे। यहाँ पर फिर तभी चू फैंग ये कहता है कि मास्टर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट अपनी हाइबरनेशन स्लीप में चला जाए तो आखिर वो कितने समय के बाद दोबारा से जागेगा। तो मास्टर कहते हैं कि इसमें तो कई सालों का समय लग जाता है, लेकिन तुम ये बात मुझसे आकर क्यों पूछ रहे हो। तो चू फैंग कहता है कि आप तो मुझे ये बताइए कि वो जो मास्क वाला मास्टर था वो कौन है। मास्टर लिu युन उससे कहते हैं कि तुम उसके बारे में भूल जाओ और अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो, और साथ ही साथ अब मुझे तुम्हारे लिए वर्ल्ड स्पिरिट यूनियन का भी इंतजाम करना पड़ेगा। और इसके आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।